आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द यूज़ किया अपने बजट भाषण में, रिबेट का। आपने कहा कि 5 लाख तक जिनकी आमदनी है उनको टैक्स नहीं देना होगा। ढेरों लोगों को लगा, हमारे न्यूज़ रूम में भी खूब ताली बजी जब बजट का विश्लेषण हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव का बयान आया, तो निकल के आया कि ये रिबेट नहीं है, ये एग्जेम्पशन नहीं है, स्लैब बढ़ा नहीं है। लेकिन लेकिन स्पेसिफिकली बोला था कि मैं कोई टैक्स प्रपोजल आपने मैं नहीं एग्जेम्पशन ला क्यों रहा नहीं हूं, बढ़ाया? क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें टैक्स प्रपोजल साधारणतः चेंज नहीं करते हैं। हमने भी कोई नहीं किया। कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे चिदम्बरम जी ने 2014 में कुछ चीजें फेरबदल की थी इंटरिम बजट में, लेकिन उन्होंने किसके लिए की थी? एसयूवी कार्स के लिए, बड़ी लग्जरी कार्स के लिए। अब ये सब वस्तु कौन खरीदता है? ये राहुल जी आप खरीद सकते हैं, कुछ एक वर्ग है समाज का जो खरीद सकता है। बड़े उद्योग को और बड़े पूंजीवादी लोगों के लिए तो चिदम्बरम जी को तो इतनी उत्सुकता थी कि इंटरिम बजट में रेट कम किए जाए, और हमने एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ लाभ मिले, और इसलिए ये अब करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अप्रैल में जून से टीडीएस शुरू हो जाएगा। अब 5 लाख तक की आय वालों का टीडीएस हो, फिर उनको इनकम टैक्स में रिफंड के लिए जाना पड़े और असुविधा ना हो, तो हमने कहा इसको अभी लागू कर दिया जाए। और 5 लाख के अलावा डिडक्शंस देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 कर दिया है। हाउसिंग का ऑलरेडी माननीय जेटली जी ने 2 लाख रुपए तक का ब्याज डिडक्शन में अलाउ किया था। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख रुपए तक, मेडिक्लेम है, एजुकेशन लोन पे ब्याज है, इतने सारे और डिडक्शंस इस सरकार ने या तो दिए या बढ़ाए। सीमा 2 से 2.5 लाख कर दी गई थी, 2.5 से 3 में रिबेट अरुण जी ने दिया था। कोई नया शब्द मैंने नहीं लिया, अरुण जी ने पहले ही 2.5 से 3 लाख के बीच 2,500 रुपए का रिबेट दे रखा है और उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर रखा है। हमने सोचा है रिबेट बढ़ा के 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को दिया जाए। और राहुल जी, लगभग आपके न्यूज रूम में भी सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सब डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के बाद उनकी भी टैक्सेबल इनकम लगभग इसी लेवल पे आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए। और रही बात आपकी और शायद राजदीप जी की और अरुण पुरी जी की, और हम कुछ एक समाज में एक वर्ग है, मेरी भी है, और मैं समझता हूं मैंने आपका तहे दिल से धन्यवाद किया, मैंने आपकी कृतज्ञता आपके प्रति जाहिर की, क्योंकि आप और हम और हमारे जैसे सभी लोग जब टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स से तो किसी महिला को शौचालय मिलता है, हम तो पूरा टैक्स भरते उसी टैक्स से तो किसी गरीब को बिजली मिलती है। तो आपकी दानवीरता कोई कम नहीं है। आप ही के टैक्स से आज इस देश में इतनी विकास हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं समझता हूं आपको इतराज नहीं होगा अगर कोई गरीब को, हम तो पूरा टैक्स भरते हैं और बड़े गर्व के साथ और उसी आत्मविश्वास के साथ मोदी जी ने कहा कि निम्न मध्यम वर्ग को ये बेनिफिट पहुंचना चाहिए, तुरंत पहुंचना चाहिए। बाकी अब जब बजट आएगा तब पूरे परिप्रेक्ष्य में आप मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द मूव, कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है 5 साल में। लेकिन इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है नौकरियों को लेकर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक लीक्ड रिपोर्ट आती है जो कि कहती है कि बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया मूव कर रहा है, लेकिन एनएसएसओ का जो रिपोर्ट है वो कहती है कि बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। 45 साल से जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, जिस प्रकार से काफी दो बही खाते रहते थे, ऑफिशियल अनऑफिशियल, लोग त्रस्त थे टैक्स डिपार्टमेंट से, कई लोग डिक्लेयर नहीं करते थे, उसको सीएसओ ने कभी कैप्चर करने की उनके पास क्षमता भी नहीं थी, कोई तरीका भी नहीं था। अब जब फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इतने बड़े पैमाने पे हुई है, तो स्वाभाविक है कि ये सब चीज़ों का जो प्रभाव रोजगार पे, नौकरियों पे, लोगों को काम करने के अवसर पे है, उसको कलेक्ट करने में थोड़ा समय भी लगेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब 2% अनएम्प्लॉयमेंट का आप आंकड़ा पढ़ते थे, क्या आप विश्वास करते थे उसके ऊपर? कभी आपने विश्वास किया कि 2% आंकड़ा सही था? ये 45 साल की आप बात कर रहे हो, और जो ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में हुआ है, आखिर विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अगर अर्थव्यवस्था भारत बनी है, तो वो बिना कोई जॉब्स के तो नहीं हो सकती है। कोई सामान वस्तु खरीदता है, कोई सेवा देता है, तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कोई उत्पादन बढ़ाता है, तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और हमने अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से बढ़ाई, महंगाई कम रखते हुए, तो बोझ कम होगा सबके ऊपर। उसके बावजूद इतनी तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और आखिरी में
आखिरी में जो नौकरी का स्वरूप है अब पूरी दुनिया में बदल रहा है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आज बात की, आज डेटा का। आखिर पहले चिट्ठी पत्री लिखते थे, भेजते थे, डाक पे जाती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी, ट्रेन में पार्सल वैन होता था जिसमें आपकी चिट्ठियां जाती थी। आज तो हमने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया इस देश में कि शायद विश्व में इतना सस्ता मोबाइल डेटा और वॉइस कॉल किधर नहीं है। 50 गुना बढ़ गया है। और मैंने सुना है कि यूएसए और चाइना से ज़्यादा आज मोबाइल डेटा भारत इस्तेमाल करता है। हम सबके लिए गर्व की बात है। ये होती है तेज प्रगति। आखिर ये सब बिना नौकरियों के, बिना रोजगार के, बिना काम के होती है। पर सर, आपके विरोधी कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, हर सरकार वही एग्जाम देती है। आपके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे थे, आपने कहा एग्जाम ही बदल देते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि वो जॉब की डेफिनेशन को कैप्चर नहीं करता, जॉब के आंकड़ों को नहीं कैप्चर करता, लेकिन एनएसएसओ एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। उनके स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि वो रिजाइन करना चाहते हैं। देखिए, उनके कोई स्टैटिस्टिशियन ने रिजाइन नहीं किया। एक स्टैटिस्टिकल कमीशन के कुछ व्यक्तियों को गलतफहमी थी, उन्होंने रिजाइन किया। मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है कि उस स्टैटिस्टिक को सही आकलन देके देश के सामने प्रस्तुत करें। अब उन्होंने क्वार्टरली डेटा भी कंपाइल करना शुरू किया है, बिकॉज उनके ध्यान में आया कि शायद ये 5 साल में एक बार लिया हुआ डेटा फास्ट इवॉल्विंग इकोनॉमी को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो अब उसको लेके इसको दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज देयर सिस्टम ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर एनालिटिकल एबिलिटी एंड एंश्योर दैट डेटा शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, एनी पॉलिसी मेकर इनटू रॉन्ग डिसीजंस। तो मैं समझता हूं उनको उनका काम करने देना चाहिए और इस देश का जनता आकलन लगाएगी कि क्या इस देश में हमने विकास पहुंचाया है कि नहीं गरीब तक, क्या हमने मध्यम वर्गीय का सम्मान किया है कि नहीं किया है, क्या हमने किसानों का सम्मान किया है कि नहीं किया है, क्या मजदूरों को, आखिर 5 साल आपने कोई घटना नहीं सुनी होगी ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लगातार उनके लिए सेवा करते रहे। कभी ईएसआई की लिमिट बढ़ाई, बोनस की लिमिट बढ़ाई, बोनस की लिमिट बढ़ाते हुए उसका अमाउंट भी दुगना कर दिया। पेंशन मिनिमम 1000 तो पहले साल में ही हमने कर दी, सब जो पुराने पेंशनर्स को कम मिलता था। मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी हमारी माताओं के लिए जो सेवावृत्त हैं। इस प्रकार से एक लगातार हर वर्ष विकास हर नागरिक तक, हर वर्ग तक पहुंचे, ये हमने हर वर्ष प्रयास किया। और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिली थी उसको भी सुधारते हुए विकास भी पहुंचाना, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, देश के कोने कोने तक पहुंचाना। उत्तर पूर्व में इस साल 58,000 करोड़ रुपए। आप कल्पना करिए पुराना कैसे उत्तर पूर्व के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। क्यों 3 राज्यों में पहली बार हमारी सरकार में रेलगाड़ियां पहुंची, क्यों एयरपोर्ट सिक्किम में इतने वर्षों बाद बना, कैसे रोड्स का जाल, हाईवेज का जाल, वाटरवेज का जाल, पूरे देश में पोर्ट्स, 100 एयरपोर्ट आज ऑपरेशनल हो चुके हैं। गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी आज हवाई जहाज से जा सकते हैं। मेरे स्वयं का ड्राइवर सोचता है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा फिर बस लूंगा तो 2-2.5 दिन लग जाएंगे, मैं हवाई जहाज से जाऊं और बस पकड़ के अपने घर पहुंच जाऊं तो मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा मेरे परिवार के साथ मिलेंगे और खर्चा शायद उतना ही या उससे कम। मेरे लिए एक तरीके से तो रेलवे के लिए मुश्किल हो गई है ये हवाई जहाज में चलने वाले लोग दुगने हो गए हैं 5 साल में। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि डबल द पीपल विल ट्रैवल बाय एयर इन आवर कंट्री? दैट इज द ग्रेट कंट्री दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। और ये आप सबके बलबूते पे, मैंने कहा ये जन भागीदारी के बगैर स्वच्छता आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। जन भागीदारी के बगैर हम जनधन खाते 34 करोड़ नहीं खोल पाते थे। आपके मीडिया हाउस ने, ऐसे तमाम सब मीडिया के लोगों ने हमारे ऊपर नियंत्रण रखा, हमारी आलोचना की। इसी के कारण हम भी तट पर रहे, हमने भी और सेवा करने में हमें भी उत्साह आया। कुछ गलतियां हुई उसको सुधार करते रहे। तो हम एक संवेदनशील सरकार जो मोदी जी के खुद के अनुभवों से संवेदना लेकर निकली है, वैसी सरकार हमने देश को गलतियों दी। की बात की, क्या गलती हुई? क्या आप डिमोनेटाइजेशन को गलती मानते हैं? मैं अभी समझता भी हूं- अपनी एक सफलता मानते हैं? मैं समझता हूं डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता, क्योंकि उसने इस देश की सोच को बदला। उसने इस देश में सभी लोगों को बताया कि अब ईमानदार का सम्मान होगा, ईमानदार व्यवस्था से जुड़िए और ईमानदार व्यवस्था ही अब आज आगे का देश का विकास का रास्ता नापेगी।
और गलतियां तो होती है। अब मैंने बिजली के क्षेत्र में पहले भी बताया था कि भाई पता चला कि भाई 3-4 गांव को बताया गया राज्य सरकार द्वारा कि ये अब इलेक्ट्रीफाई हो गए, और एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि ये गांव में तो कोई लोग ही नहीं रहते हैं। मेरा माथा थनका, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकते हैं, लोग नहीं रहते, विद्युतीकरण हो गया। तुरंत टीम्स भेजी, पता लगा कि वहाँ पे पानी बहुत नीचे चला गया था, वाटर लेवल, तो लोग शिफ्ट होके दूसरी जगह चले गए। अब हमने फिर ये सीखा और सीख के देश भर में निकाले तो 950 ऐसे गांव निकले जिधर कोई अब रहता नहीं था। एक पुराने रेवेन्यू विलेजेस चलते जा रहे थे। अब पुरानी व्यवस्था में ये पैसा कोई बिचौला खा जाता, भ्रष्टाचार में चले जाता। हमने वो पैसा बचाया और बचा के शायद और अन्य कितने लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई। तो एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का आनंद आज हमें है, हम सबको है, और एक संवेदना के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को सुधारने का जो प्रयास किया, जो काम किया, उसका एक संतोष भी है। आगे हमें बहुत लंबा रास्ता किसानों की नापना है। बात की, कुछ किसानों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें सरकार से ढेरों थी। 6,000 रुपये मतलब करीब 15 से 17 रुपए पर डे। वो ये कहते आपने हैं किसानों से नहीं बात की, किसानों से बात की। ये एक विपक्ष के नेता का बयान है। नहीं, इसका किसानों ने मैं भी जवाब दे चुका हूं क्या कहा? कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। 52,000 करोड़ 3 करोड़ किसानों को दिए। हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ 12.5 करोड़ किसानों को देने जा रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? और मैं समझता हूं आलोचना करना सभी का अधिकार है, करें, हम स्वागत करते हैं आलोचना का, लेकिन ये किसानों के सम्मान की निधि है। ये कोई आकलन इतने रुपए दिन, इतने रुपए महीना नहीं किया जा रहा है। ये हमने सोचा कि एक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, महंगाई कम हुई है। महंगाई कम होने से फूड इन्फ्लेशन भी घटा है। तो किसानों के सम्मान में, जिन्होंने हमको आज आत्मनिर्भर बनाया है फूड ग्रेन में, उसके लिए एक सम्मान के रूप में 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दी जाए। मैं समझता हूं ये सम्मान करने का एक योजना है। आप लोग उसको किसी भी प्रकार का रूप देना चाहें तो आपकी मर्जी है। विपक्ष आलोचना करेगा, लेकिन विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये सब चीजें उन्होंने देश के लिए नहीं किए। इतने वर्ष सरकार में रहने के बावजूद उस परिवार ने क्यों ये सब जनता को नहीं दिया, वंचित रखा, जबकि लगभग 30-40 वर्ष एक ही परिवार या उनके चुने हुए लोग सरकार चलाते थे। क्यों इस देश को वंचित रखा बिजली से, शौचालय से, कुकिंग गैस से, स्वास्थ्य सेवाओं से? ये जवाब उनको जनता को देना पड़ेगा। सर, वक्त खत्म हो रहा है तो एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मैंने शुरू में कहा आप नाइट वॉचमैन बन के गए थे क्योंकि जो मेन बैट्समैन था, ओपनिंग बैट्समैन, उनको चोट लगी हुई थी, लेकिन ऋषभ पंत की तरह आपने ज़बरदस्त बैटिंग की। आपकी पार्टी मानती है, संघ मानता है कि आपने सेंचुरी बनाई। तो क्या अगली दफ़ा अगर मोदी सरकार आती है तो ऋषभ पंत ही ओपनिंग बैट्समैन होगा? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी ही हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। मोदी जी की दूरदर्शिता थी, ये इनका विजन था कि कैसे गांव में गरीब के पास, किसान के पास, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक विकास पहुंचना चाहिए। हम सब उनके सहयोगियों ने 5 साल तक ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की जनता तहे दिल से प्यार भी करती है, उनका सम्मान भी करती है और उन पर उनका विश्वास भी है। और मोदी जी अवश्य आगे चल के भी इनिंग्स के ऊपर इनिंग्स, और जैसा आप शब्द यूज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली सेंचुरीज बनाने का काम करते रहेंगे। ये हमारा पूरा दृढ़ संकल्प भी है और अटल विश्वास भी। आपने अपनी बात रखी, अब देश के वोटरों को तय करना है कि पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी की टीम में उन्हें कितना विश्वास है, विश्वास बरकरार रखना है या नहीं। आप जुड़े हमारे साथ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है ये, पूरे देश की। अब तक आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना बड़ा मौका नेशनल पॉलिटिक्स की स्टेज में एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे आपको नहीं मिला होगा। मैंने ऐसा सोचा नहीं है। होगा, है तो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन वैसे। आई डोंट नो, आई थिंक हमने अपनी नौकरी की है, हमने अपना काम किया है। आप अपना काम कर रहे हो, मैंने अपना काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, इंडिया टुडे और आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद।